लास्ट के लेक्चर में हमने राष्ट्रपति को पढ़ा था और अब हम जो बात करने वाले हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी सारी चीज़ें उसके निर्वाचन से संबंधित हमने लास्ट के लेक्चर में देख ली थी। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोगों को उन्हें देख लेना है ताकि आज के लेक्चर से आप चीज़ों को कोरिलेट कर सको। तो हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की। जब हम राष्ट्रपति के चुनाव की बात करते हैं, उसके इलेक्शन की बात करते हैं तो एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है जिसमें कुछ सदस्य होते हैं और वो ही सदस्य जो होते हैं, मेंबर होते हैं, वो ही राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल होता है, उसमें कौन-कौन से सदस्य होते हैं, ये हमने लास्ट में डिस्कस कर लिया था। अब हम थोड़ा-सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, एमपी होते हैं, सांसद होते हैं, वो इस निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं और राष्ट्रपति को वोट करते हैं। राज्यों की जो विधानसभा होती है, उनके जो एमएलए होते हैं, जिन्हें आप क्या बोलते हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या विधायक भी आप उन्हें बोलते हो, वो भी इस निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। जो केंद्र शासित प्रदेश होती हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, वहाँ की जो विधानसभा है, उसमें जो एमएलए हैं, वो भी इस निर्वाचन मंडल में पार्टिसिपेट करते हैं, ये भी हमने देख लिया था। इसके बाद में कुछ नोट थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो निर्वाचित सदस्य है वही भाग लेंगे, मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। राज्यों की विधानसभा जो विधान परिषद होती है उसमें कौन होते हैं, एमएलसी होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये मेंबर भी निर्वाचन मंडल में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, राष्ट्रपति को ये वोट नहीं करते हैं। जब कोई सभा विघटित हो चुकी हो, चाहे फिर वो विधानसभा हो चाहे फिर वो लोकसभा हो, अगर वो विघटित हो चुकी है तब भी वो राष्ट्रपति को वोट नहीं करेंगे जो उसके मेंबर होंगे। यहां तक चीजें हमने देख ली थी। इसके बाद में हम बात कर रहे थे राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व। मतलब क्या है? जब मैं राज्यों की बात करता हूं तो राज्यों के जो एमएलए हैं, ठीक है, वो ज्यादा हैं कंपेयर टू एमपी के। ठीक है, एमपी के कंपेयर में एमएलए ज्यादा हैं। जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा और एमएलए भी वोटिंग करेंगे और एमपी भी वोटिंग करेंगे तो इनमें एक चीज देखने को मिलेगी कि ये बोलेंगे कि एमएलए ज्यादा हैं तो कहीं ना कहीं जो डोमिनेट होगा राष्ट्रपति के इलेक्शन में, निर्वाचन में, वो कहीं ना कहीं राज्यों का ज्यादा होगा। ठीक है, हो सकता है कि राज्यों राज्यों में भी ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए, राज्य और केंद्र में भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, एक अनुपात लेते हैं इन दोनों का ताकि किसी का भी डोमिनेंट ना हो और सबकी बराबर की साझेदारी हो राष्ट्रपति के चुनाव में। ये हम अनुपात कैसे लेते हैं वो हम देखते हैं। संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी राज्यों का समान रूप से प्रतिनिधित्व होगा और साथ ही राज्य और केंद्र के मध्य भी समानता होगी। और यह समानता बनाई कैसे जाएगी वो देख लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति या मेथड, आर्टिकल 55, ठीक है, आर्टिकल राष्ट्रपति के पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को ये आर्टिकल तो रट लेने हैं, अनुच्छेद रट लेने हैं। राष्ट्रपति के चुनाव की जब हम विधि या मेथड की बात करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के द्वारा होता है। ये हमने लास्ट के लेक्चर में देख लिया था। इसमें तीन जो वर्ड हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, 2 और 3। ठीक है, यहां मैंने उठाकर रख दिए हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, जो मैंने बताया कि राज्य और राज्य के बीच में एक अनुपात होना चाहिए और राज्य और केंद्र के बीच में भी समानुपात होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी एक का डोमिनेंट बढ़ जाए राष्ट्रपति के इलेक्शन में। एकल संक्रमणीय मत, ये आज हम पढ़ेंगे। और गुप्त मतदान, गुप्त मतदान के बारे में सिंपल मैंने बताया था कि जब वो वोटिंग करेंगे तो किसी दूसरे को ये पता नहीं चलेगा कि इसने किस व्यक्ति को कौन सी वरीयता दी है। बात करते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व की। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, राज्य व केंद्र के मध्य समानता निम्न प्रकार तय की जाती है। इसके लिए दो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, उन फॉर्मूलों को आप लोगों को याद रखना है क्योंकि वो यूपीएससी में एक बार फॉर्मूला पूछा भी गया है। प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर प्राप्त होता है। ठीक है, इसे उतना प्रेफरेंस मत दो, ये समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें करना क्या है वो चीज समझ लेते हैं।
सबसे दो दो ही लोग वोट डाल रहे हैं, एक तो एमपी वोट डाल रहे हैं, दूसरा एमएलए वोट डाल रहे हैं, एमएलए वोटिंग कर रहे हैं। तो हमें क्या कर लेना है, एक एमएलए की वोटिंग की जो मूल्य है, वैल्यू है, वो हमें कैलकुलेट करनी है। दूसरी तरफ हमें एमपी के वोट का मूल्य कैलकुलेट करना है। तो जब हम एमएलए के, विधायक के वोट का जो वैल्यू है वो हम कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है। ठीक है, कौन सा होता है वो देख लेते हैं। एक विधायक के मत का मूल्य बराबर, एक विधायक के मत का मूल्य बराबर क्या होगा, राज्यों की कुल संख्या। मान लो कि हमारे यहाँ 28 अगर राज्य हैं, तो राज्यों की कुल संख्या अपोन में क्या आ जाएगा, राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य, ये जनसंख्या होगी। ठीक है, मान लो कि मैंने जनसंख्या मान ली आप लोगों के सामने, किसी भी राज्य की मैं जनसंख्या मान लेता हूं 1 लाख है। ठीक है, 1 लाख है, 1 लाख जनसंख्या है। राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य, निर्वाचित कितने हैं, चलो मान ले कि 400, यूपी की विधानसभा में 400 जो निर्वाचित सदस्य हैं वो हैं। तो जब मैं इसे डिवाइड करूंगा, ठीक है, जब मैं इसे क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगी। अब मैं क्या 1000 को 4 से करूंगा, तो 4 दूनी 8, बचेंगे 2, हो जाएंगे 2000। ठीक है, 4 पंजे 20, बचेंगे जीरो, 4 पंजे 20, बचेंगे जीरो। और जब मैं इसे 4 से फिर करूंगा, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, तो लगभग यहां से क्या आ जाएगा, 10, और 4 दूनी 8। तो एक क्या आ जाएगी, एक वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये काल्पनिक है, इमेजिनरी है, आप लोगों को ऐसा नहीं करना, रियल में आप लोगों को कुल जनसंख्या देखनी है और उसके विधायकों से उसे भाग करना होता है। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, जैसे ही हम भाग करेंगे और गुणा में मल्टीप्लाई 1/1000 भी आप लोगों को करना है। डिवाइड किससे करना है, 1/1000 या 1000 से आप लोगों को डिवाइड करना होता है। ठीक, तो यहां से क्या निकल के आएगा, एक एमएलए के मत का मूल्य निकल के आ जाएगा, मान लो एक्स। यहां से एक एक्स वैल्यू आ गई, कोई भी आ सकती है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम एमपी के मत का मूल्य निकाल लेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का निकाल लेंगे। तो एक सांसद सदस्य के मत का मूल्य सभी राज्यों के विधायकों के मत का कुल मूल्य, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आई थी, एक की एक्स। और टोटल जो विधायक है, मान लो कि टोटल विधायक 2500 है, मान लेते हैं। ठीक है, और इनटू में एक्स, एक विधायक के मत का मूल्य है, और टोटल विधायक हो गए इतने, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद में इसे हम डिवाइड किससे करेंगे, संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल जनसंख्या, कुल संख्या। तो संसद में भाई 545, 545। ठीक है, उसके बाद में 345 या 343 ले लो, एक आंकड़ा ले लो, मतलब राउंड फिगर में। ठीक है, मैं 800 ले लेता हूं, 500 और 300 800। तो जो भी आया मैंने क्या कर दिया, यहां देख लेते हैं। यहां पर टोटल विधायक, एक विधायक के मत का मूल्य, और अपोन में टोटल एमपी, मान लो एमपी हो गए 800। तो अब यहां से जब जो थ्योरी को, इस कैलकुलेशन जब हम इसे करेंगे, तो एक वैल्यू निकल के आएगी, मान लो कि वो वैल्यू आ गई वाई। तो एक तरफ तो एमएलए के मत का मूल्य निकल के आ गया, दूसरी तरफ एमपी के मत का मूल्य निकल के आ गया। ठीक है, इसे बोलते हैं आनुपातिक प्रणाली, जो राष्ट्रपति के चुनाव में यूज की जाती है। ठीक है, यानी कि अब किसी का भी डोमिनेंट राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं रहा है, अब सभी का क्या हो गया, बराबर की हिस्सेदारी हो गई, राज्यों की भी और एमपी की भी। ठीक है, इसे बोलते हैं आनुपातिक प्रतिनिधि। समझ में आई बात, अगर समझ में आई है तो अच्छी बात है, नहीं तो रिपीट करके अगर देखोगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट, निर्वाचन के लिए मत का निश्चित भाग, किसी भी उम्मीदवार को राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना आवश्यक होता है। यहां पर समझिए, होता क्या है कि जब आप प्रत्यक्ष चुनाव देखते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव देखते हैं, तो उसमें एक कंडीशन होती है कि चाहे 10 सदस्य खड़े हो, चाहे 4 खड़े हो, चाहे 5 खड़े हो, चाहे 10 हो 15 हो, कितने भी हो, जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही क्या हो जाएगा, निर्वाचित हो जाएगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है, यहां पर एक कोटा बनाया जाता है, एक कोटा बनाया जाता है, एक निश्चित वैल्यू बनाई जाती है कि जब तक ये वैल्यू, इतनी वोट किसी भी सदस्य को नहीं मिलेगी, वो निर्वाचित घोषित नहीं किया जाएगा। तो ये जो निश्चित कोटा है, इसे जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। निश्चित भाग क्या होता है,
यह कुल वेद मतों निर्वाचित होने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या में एक जोड़कर प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर भागफल में एक जोड़कर प्राप्त होता है। ठीक है, ये थ्योरी हो गई। लेकिन आप लोगों को थ्योरी पे ध्यान नहीं रखना है, ये बोल क्या रहा है, आप लोगों को समझने पे ध्यान रखना है। निर्वाचित होने के लिए निश्चित मतों का भाग कितना होता है? कुल वेद मत, मान लो कि टोटल वोट पड़े 1000, टोटल वोट कितने पड़े? 1000 पड़े। निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य कितने हैं? भाई वैकेंसी कितने लोगों के लिए निकली है राष्ट्रपति? एक लोग के लिए तो निकली है, तो निर्वाचित सदस्य कितना हो जाएगा? एक। और उसमें क्या जोड़ने के लिए बोल रहा है? एक और जोड़ दो। और जब ये टोटल कैलकुलेशन होने के बाद में वैल्यू आएगी, उसमें फिर एक और जोड़ दो। समझ में आ गई बात? तो 1000 नीचे 1 और 1 कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो यहां पे कितनी वैल्यू आएगी? 1000 अपॉन 2 प्लस 1। तो 2 से जब 1000 को आओगे तो कितना जाएगा? 500। प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 501। ठीक है, तो अब जीत के लिए, निर्वाचित होने के लिए कितनी वैल्यू चाहिए हमें? कितना नंबर चाहिए? 501। यानी कि ये हमारा क्या हो गया? ये कोटा हो गया, ये निर्धारित भाग हो गया। इतने वोट तो चाहिए ही चाहिए। इससे कम अगर वोट मिलते हैं तो कोई भी सदस्य निर्वाचित घोषित नहीं होगा। अब प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अगर 4 सदस्य पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 5 सदस्य पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इतने मत किसी एक को मिलना ये जरूरी तो है नहीं है भाई। मिलेंगे तो नहीं, क्यों? क्यों क्या पता बी को ज्यादा मिल गए, दूसरे को ज्यादा मिल गए, तीसरे को ज्यादा मिल गए, किसी को कम मिल गए, किसी को ज्यादा मिल गए, ये आंकड़ा किसी के पास आया ही नहीं, तो कोई भी जीतेगा नहीं भाई, कोई भी निर्वाचित नहीं होगा। तो तब आप हमारी काम क्या करती है? तब काम करती है ये वाली प्रणाली, जिसे बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है, दो चीजें देख ली, एक तो हमने आनुपातिक देख ली, अब एकल संक्रमणीय देख ले हैं, और उसके पहले हमने गुप्त मतदान देख लिया। इसमें क्या क्या होता है? इसमें निर्वाचन मंडल के प्रत्येक सदस्य को एक मत पत्र दिया जाता है। मान लो कि आप कहाँ हो, राष्ट्रपति के चुनाव में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपको वोटिंग करना है, तो वोटिंग करने पर आप लोगों को एक पेपर दे दिया जाएगा, एक मत पत्र दे दिया जाएगा। ठीक है, उसमें क्या होता है? मतदाता को मतदान करते समय उम्मीदवार के उसमें क्या नाम लिखे होंगे? पहले पहले नंबर पे क्या है? कोई भी ए है, दूसरे पे बी है। सभी मतदाता जो मतलब जो भी निर्वाचित सदस्य हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, ठीक है, उम्मीदवार हैं, उन सबके नाम लिखे होंगे। तो नाम के सामने आप लोगों को करना क्या होता है कि वरीयता देनी होती है। भाई ए आदमी मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसे 1 नंबर दे रहा हूं, उसके नाम के सामने ए लिख दोगे। बी आदमी मुझे थोड़ा सा कम अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसे 2 नंबर दे रहा हूँ। सी आदमी और मुझे थोड़ा कम अच्छा लगता है, मैं उसे 3 नंबर दे रहा हूँ। और डी आदमी मुझे और थोड़ा कम अच्छा लगता है, मैं उसे 4 नंबर दे रहा हूं। मैंने क्या दे दी? अपनी वरीयता दे दी। इतनी बात समझ में आई? अब एक वोट डल गई, एक मत पत्र, एक व्यक्ति ने एक वोट डाल दी। अब दूसरा व्यक्ति आया, दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है कि भाई मुझे क्या है, मुझे बी ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे बी ज्यादा अच्छा लगता है, मैं बी को 1 दे रहा हूं, ए को 2 दे रहा हूं, और डी को मैं सी को मैं क्या दे रहा हूं? मैं 3 दे रहा हूं, और डी को मैं 4 दे रहा हूं। 2 वोट पड़ गई। फिर तीसरा आता है, तीसरा कह रहा है यार मुझे ना, मुझे तो डी अच्छा लगता है, मैं डी को 1 दूंगा, और जो सी है मैं उसे 2 दूंगा, और बी को मैं 4 दूंगा, और ए को मैं 3 दूंगा। ठीक है, ऐसे वोट हो गई। अब ये वोट क्या है? टोटल वोट डल गई। डलने के बाद में अब इन वोटों की क्या होगी? काउंटिंग होगी। ठीक है, वरीयता की संख्या के उम्मीदवार की संख्या के बराबर हो सकती है। जैसे ही उम्मीदवार 5 या तो वरीयता की संख्या 1 से 5 हो सकती है, यानी कि जितने उम्मीदवार होंगे वरीयता की संख्या उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। 1 से 5 वैल्यू देंगे, अगर 6 हो जाएंगे तो 1 से 6 वैल्यू देंगे। समझ में आ गई बात? ठीक। पहले चरण में प्रथम वरीयता के मतों की गिनती होती है। अब क्या करेंगे? इनकी गिनती करेंगे। वोट तो सारी डल गई, डलने के बाद में इनकी गिनती करते हैं। भाई ए को कितने मिले? ए को कितने वोट मिले? ए को वोट मिले 1000, या 100 वोट मिल गए। ए को कितने वाले मिल गए? 1 वाले, जिसमें प्रथम वरीयता है। ए को 100 मिल गए, बी को 50 मिल गए, सी को 25 मिल गए, और डी को भी 25 मिल गए। अब हमने देखा जब प्रथम चरण की गिनती हुई, तो उसमें हमने देखा कि किसी को भी बहुमत पूरा नहीं मिल रहा था।
तो प्रॉब्लम हो गई, जीत तो सकते नहीं जब तक बहुमत पूरा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, एकल संक्रमणीय। संक्रमण का मतलब क्या होता है, जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो ना तो उसमें डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, और उन्हें संक्रमणीय तत्व इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर एनर्जी पाकर जाते रहते हैं और एनर्जी को लॉस करते हैं, ताकि इसीलिए जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो कलरफुल होते हैं, कलर पैदा करते हैं, ठीक है, क्रिएट करते हैं। तो जो संक्रमण का मतलब होता है वो इधर से उधर जाने की जो उनकी प्रवृत्ति होती है उसे हम क्या बोलते हैं, संक्रमण बोलते हैं। समझ में आ गई बात। तो यहां पर हस्तांतरण भी बोल देते हैं इसे। तो यहां पर क्या करेंगे, जिसे वन वरीयता वाले सबसे कम वोट मिलेंगे। मान लो कि डी को यहाँ पे वन वरीयता वाले क्या हुए, सबसे कम वोट मिले, तो डी के मतों को क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। और डी को किसी ने क्या कहा था कि भाई मैं डी को 2 दे रहा हूं, मैं ए को कितने दे रहा हूं, मैं दूसरी वरीयता दे रहा हूं। ए को किसने दूसरी वरीयता दी थी, एक वोटर ने दूसरी वरीयता दी थी कि भाई अगर मेरा डी नहीं जीतता है तो चलो मेरे ठीक है, मेरा ए जीतना चाहिए, मैं ए भी पसंद है मुझे। तो डी के जो वोट होंगे अब वो किसको चले जाएंगे, वो ए को चले जाएंगे। डी के सारे वोट जितने भी, मान लो इसके 25 वोट थे, तो दूसरे नंबर पे जो वरीयता थे किसी ने दूसरे नंबर पे बी को रखा होगा, तो उतने ही वोट बी को चले जाएंगे। किसी ने ए को रखा होगा बी नंबर पर, तो 2 नंबर पर, तो वो ए को चले जाएंगे। और किसी ने सी को रखा होगा तो उतने ही वोट सी को चले जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर ये जो डी है ये हो गया, यहां से क्या हो गया, डी तो हट गया, भाई डी का तो काम खत्म हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसे सबसे कम वोट मिले थे, डी हमने हटा दिया। अब बात आ गई सी, तो यहां के इसके वोट कुछ बढ़ गए, 100 मान लो 25 हो गए, ठीक है, इसके 75 हो गए, सी के इसके क्या हो गए, 30 हो गए। ठीक, अभी भी अगर ये ए को कोटा नहीं मिल रहा है या इनमें से किसी को भी कोटा नहीं मिल रहा है तो फिर से दूसरे चरण की गिनती होगी, और गिनती होने के बाद में सी के जो जिसे सबसे कम वोट मिले होंगे उसके वोटों को कैंसिल कर दिया जाएगा और उसके वोट उठा के कहां दे दिए जाएंगे। मान लो सी को किसी ने क्या दिया था, सी को दूसरा नंबर दिया था, मतलब ए को दूसरा नंबर दिया था, सी में वो वोट था, तो यहां से उन वोटों को उठाकर इन दोनों में बांट दिया जाएगा जैसी भी वरीयता दी होगी। तब ये चरण की गिनती होने के बाद में अगर किसी को ये कोटा मिल जाता है उसे क्या कर दिया जाता है, निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, सिंपल था, सिंपल नहीं था। ठीक है, इसे 2-3 बार आप लोगों को देखना पड़ेगा तब जाकर समझ में आएगा। तो पहले चरण में प्रथम वरीयता के मतों की गिनती होती है और यदि उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त कर लेता है तो वो निर्वाचित हो जाता है, नहीं तो दूसरे चरण में मतों के स्थानांतरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। मैं बता चुका हूं, जिस उम्मीदवार को प्रथम वरीयता के सबसे कम वोट मिलेंगे उसके मतों को रद्द कर दिया जाता है, ठीक है, उसे दूसरे को दे दिया जाएगा। इसकी दूसरी वरीयता के मत अन्य उम्मीदवार की प्रथम वरीयता के मतों के स्थानांतरित कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया जब तक चलती है जब तक कोई उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त नहीं कर लेता है, निर्धारित कोटा जिसे नहीं मिलेगा जब तक यह प्रक्रिया चलाई जाएगी। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव। भाई चुनाव तो हो गए, अब ऐसा कोई चुनाव नहीं है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो, ठीक है, परेशानी ना हो, विवाद ना हो, ऐसा तो होता ही नहीं है। पंचायती चुनाव में तो बंदूकें चल जाती हैं, गोली चल जाती हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा कहाँ होगा, तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जितने भी मामले जाएंगे, जितने भी विवाद जाएंगे, उनकी जांच और फैसला करने का जो अधिकार होता है वो सुप्रीम कोर्ट को होता है। ठीक है, और उसका निर्णय ही क्या होता है, अंतिम निर्णय होता है। जो भी मामला राष्ट्रपति के चुनाव से लेकर जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला देगा और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो अंतिम होगा, उसकी अपील और कहीं पर भी नहीं आप कर सकते हो। ठीक, और राष्ट्रपति को आप इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकते हो। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा, इलेक्शन होगा, उसमें आप ये नहीं बोल सकते हो कि निर्वाचन मंडल में जो सदस्य थे वो कंप्लीट नहीं थे। हो सकता है कि कोई एमएलए ना हो सकता है कि उसकी वैकेंसी भी खाली पड़ी हो, चुनाव चल रहे हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एमएलए और एमपी पूरे ही हों तभी निर्वाचन मंडल कंप्लीट किया जाएगा, कि साहब आपने तो चुनाव करा दिए, एमपी एमएलए तो कंप्लीट है ही नहीं है, इसलिए जो हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और ये जो चुनाव है वो हम रद्द करा देंगे। तो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि आप लोगों का निर्वाचन मंडल कंप्लीट नहीं है, वो खाली पड़ा हुआ है, कोई वोट डालने नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं होगा। राष्ट्रपति पद के किसी भी उम्मीदवार को नियुक्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट अवैध घोषित कर सकता है। चुनाव हो गए,
राष्ट्रपति बन गया, अपने पद पर बैठ गया और वो काम भी करने लगा, उसने कुछ फैसले भी ले लिए। उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट पाता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है, वो जो है विवादित है, वो फेयर नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ धांधली की गई है, तो सुप्रीम कोर्ट पद पे रहते हुए भी राष्ट्रपति के पद को निरस्त कर सकता है, ठीक है? उसे हटा सकता है, अवैध घोषित कर सकता है। यदि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट अवैध घोषित कर दे, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर वो अवैध घोषित कर दे, तो पद पर रहते हुए उसके द्वारा जितने भी निर्णय लिए गए होंगे, जितने भी काम किए गए होंगे, वो अवैध नहीं होंगे। समझ में आ गई बात? जो भी काम उसने कर दिए हैं, भले ही वो अवैध राष्ट्रपति था, फर्जी था, लेकिन उसने जो काम किए हैं वो वैसे के वैसे ही फैसले लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस पद का महत्व है, उस व्यक्ति का महत्व नहीं है, उस पद का महत्व है। आज आप जानते हो कि कुछ लोग जो है वो प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, ठीक है? गाली आपको देनी है तो उस व्यक्ति को दीजिए जो उस पद पर रहकर सही से काम नहीं कर रहा है। उस पद की गरिमा हमेशा बनाकर रखिए जिस पद को भारत के संविधान ने सर्जित किया है, जनता की आस्था है उसमें। आप उस पद को कभी गाली मत दीजिए। आप किसी भी व्यक्ति का नाम लेकर उसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन उस पद का विरोध आप उसका पद का नाम लेकर विरोध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सम्मान्य पद है। समझ में आई बात? तो वैसे ही ये व्यक्ति अवैध हो सकता है, लेकिन ये पद जो है वो पद वैध है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है, संविधान के हिसाब से है। इसलिए इस पर बैठकर, इस पद पर बैठकर जो भी निर्णय लिए गए हैं वो कभी भी अवैध नहीं होंगे, वो वैसे के वैसे ही बने रहेंगे। समझ में आ गई बात? अब होता क्या था, जब राष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचन प्रणाली अपनाई जा रही थी संविधान सभा में, तो उस समय पे आलोचना तब भी हुई थी। भाई आलोचना तो हुई थी। अब कुछ सदस्य ये कहते हैं कि ये जो व्यवस्था है, जो भी चुनाव प्रणाली आप अप्रत्यक्ष अपना रहे हो, ये क्या है, अलोकतांत्रिक है। ठीक है, ये लोकतांत्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि आप चुपके से चुन ले रहे हो। भाई जनता का कोई पार्टिसिपेशन है ही नहीं है, आप राष्ट्रपति को ऐसे कैसे चुन सकते हो? आप लोगों को प्रत्यक्ष चुनाव कराने चाहिए इसके लिए। ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि आप लोगों को प्रत्यक्ष चुनाव से राष्ट्रपति को चुनना चाहिए। अब जब ये प्रॉब्लम आई तो इसके लिए कुछ तर्क भी दिए जाएंगे। ठीक, कौन कौन से तर्क दिए जाएंगे वो देखते हैं। राष्ट्रपति के अप्रत्यक्ष चुनाव कराने के कारण क्या थे? कुछ लोगों ने, जो संविधान सभा के निर्माता थे, उन्होंने बताया कि भाई आप लोगों का की जो बात है वो जायज है, वो गलत नहीं है, लेकिन हम अप्रत्यक्ष चुनाव की जो प्रणाली है वो इसलिए अडॉप्ट कर रहे हैं, इसलिए लागू कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष चुनाव संविधान में सरकार की संसदीय व्यवस्था से सद्भाव रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि राष्ट्रपति क्या होते हैं, एक तरीके से रबर स्टाम्प बोले जाते हैं। वो नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, उनके पास में उतनी शक्ति नहीं होती है। जो शक्ति रियल में होती है वो जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद होती है, मंत्रिमंडल होता है, एक्चुअल शक्ति तो उसके पास होती है। ठीक है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो केजरीवाल हैं, केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, वो हमेशा एक बात बोला करते थे कि भाई जो एलजी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, दूसरी तरफ सीएम हो गए, केजरीवाल हो गए। तो केजरीवाल कहते थे यार जनता के द्वारा चुनकर तो हम आए हैं, पावर आप एलजी को दे रहे हो जो चुनकर भी नहीं आया है। ठीक है, तो ये तो संविधानिक के हिसाब से है ही नहीं है। भाई सबसे ज्यादा पावर किसके पास होनी चाहिए? जो जनता के द्वारा चुनकर आया है, और जो चुनकर ही नहीं आया आप इसे ज्यादा पावर कैसे दे सकते हो? इसीलिए कई बार ये मामले सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं। तो यहां पर यही पेंच फंसा है। कैसे पेंच फंसा है? क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यकारी होता है। मुख्य जो पावर होती है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में होती है। यदि राष्ट्रपति सीधे प्रत्यक्ष जनता के द्वारा चुनकर आए और फिर भी उसे वास्तविक शक्ति ना दी जाए तो गलत हो जाएगा ना, संविधान के हिसाब से होगा ही नहीं। वही केजरीवाल वाला आज, भाई जो आदमी जनता के द्वारा चुनकर आया है उसे आप एक्चुअल में पावर दे ही नहीं रहे हो, आप तो एलजी को पावर दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? ये तो लोकतांत्रिक है ही नहीं है। तो उसी के हिसाब से जो संविधान निर्माता थे उन्होंने यही बोला कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री की जो मंत्रिपरिषद है, जो चुनकर आए हैं, जो सत्ता दल है, वो प्रत्यक्ष चुनाव से आए हैं, एक्चुअल शक्ति उनके पास में हो गई। राष्ट्रपति भी अगर डायरेक्ट जनता के द्वारा चुनकर आता है और उसे हम एक्चुअल शक्ति नहीं देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। भाई संवैधानिक नहीं हुआ वो। और एक्चुअल शक्ति अगर दोनों को देंगे तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। रोज केजरीवाल धरने पर बैठेगा, जो प्रधानमंत्री है वो धरने पर बैठेगा, राष्ट्रपति अपने धरने पर बैठ रहा है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लड़ाई चल रही है, देश तो चल ही नहीं रहा है। समझ में आ गई बात? तो दोनों को शक्ति, हम एक्चुअल शक्ति दोनों को नहीं दे सकते हैं, किसी एक को ही देनी पड़ेगी। और जब हम प्रत्यक्ष चुनाव कराएंगे तो दोनों को देनी पड़ेगी। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव कराने के बाद में हम राष्ट्रपति का निर्वाचन
कर रहे हैं, उसे निर्वाचित कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो प्रत्यक्ष चुनाव में होने वाले खर्च, उस समय के जो हालात थे देश के, उस समय के हालात सही नहीं थे। आज बहुत बहुत लोग बोल देते हैं, उस समय के जो संविधान निर्माता थे, उस समय के जो फ्रीडम फाइटर थे, उन पे सवाल उठा देते हैं। सवाल कैसे उठा देते हैं कि साहब इतने सालों में क्या किया है, साहब इतने सालों में क्या किया है। अरे गधो, जब इतिहास पढ़ोगे ना तो आप लोगों को पता चलेगा कि जिस हालात में भारत आजाद हुआ था ना अंग्रेजों से, उस समय के जितनी भी कंट्री आजाद हुई थी, चाहे फिर वो जापान से हुई हो, चाहे फिर वो ब्रिटिश से हुई हो, उस समय के हालात भारत के सबसे बदतर थे। और आज तक यहाँ पर जो लाकर खड़ा कर दिया भारत भारत तो ये सोचो कि कितने हालात बुरे होंगे, किस किन चीजों से निकल कर आए होंगे, किन किन परेशानियों से निकल कर आए होंगे। देश के सामने जो प्रथम प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके सामने कितनी चुनौतियां रही होंगी इससे रिलेटेड। तो प्रत्यक्ष चुनाव में होने वाले जो खर्च था, अब वो दो दो प्रत्यक्ष चुनाव में खर्च नहीं कर पाएंगे भाई, इतना पैसा तो हमारे पास में उस समय पर नहीं था। तो उन्होंने कहा कि भाई टाइम का कंजप्शन होगा और पैसे का भी कंजप्शन होगा, इसलिए हम उस समय पर प्रत्यक्ष चुनाव तो कराने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं थे। इसलिए ये जो खर्च संभव नहीं था, हमने जो चुनी है, वो कौन सी चुनी है? अप्रत्यक्ष प्रणाली ही चुनी थी। समझ में आ गई आलोचना? कोई भी आपसे पूछे तो ये आलोचना आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा राष्ट्रपति का निर्वाचन। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की चीजें देखेंगे। राष्ट्रपति का जो चैप्टर है वो काफी बड़ा होता है और इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए कोई भी लेक्चर आप लोगों को छोड़ना नहीं है, ताकि एक भी क्वेश्चन आप लोगों से छूटे ना। जो आप लाइन छोड़ दोगे, क्योंकि नोट्स का देखो मतलब क्या होता है, नोट्स का मतलब होता है दूध में से घी निकाल देना। ये अगर मैंने चीजें निकाल ली हैं तो ये क्या है, ये एक तरीके के नोट्स हो गए। अब इन्हें ही आप क्या कर दोगे, बाईपास कर दोगे, तो चीजें फिर आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए में इजाजत। जय हिंद, जय भारत।